Hello viewers, welcome to your YouTube channel EduArvar. Now we are discussing about science for class 9th, chapter 1st, matter in our surroundings. Concept detailed, key concept. First, particle nature of matter. Second, state of matter. Third, interchange in state of matter. Fourth, evaporation and boiling. Kelvin and Celsius scale. Now first, we are discussing about definition of matter and elementary idea of three physical state of matter. On next page, particles, नेचर ऑफ मैटर। ये एनसीईआरटी बुक से नोट्स लिया गया है। इस एनसीईआरटी बुक्स में जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1 to 1.8, इस एक्टिविटी के साथ हम देखते हैं कि पार्टिकल्स की क्या एक्टिविटी होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और मैटर का डेफिनेशन क्या है। तो आइए हम देखते हैं। एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एनीथिंग दैट एक्यूपाइज स्पेस and has mass and is felt by sense is called matter. Anything that occupies space, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, occupies space जो स्थान घेरती है, and has mass और जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, and is felt by sense और जिसका ज्ञान हम अपने इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, सेंस द्वारा कर सकते हैं, जैसे सूंघना, छूना, अनुभव करना, इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग दैट एक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड इज फेल्ट बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर। थोड़ा सा मास पे हम लोग डिस्कस करते हैं। मास किसी भी पदार्थ में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है वो मास बताता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे उसका मास उतना ही अधिक होगा। मास चाहे अर्थ पे हो या मून पे हो, हर जगह ये सेम होता है और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। First, particle made of matters made of tiny particles. Particles ये मैटर के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मैटर होता है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे यदि हम एक बीकर ले लें और इस बीकर में थोड़ा सा पानी ले लें, मान लेते हैं कि 100 ml हमने पानी ले लिया इसमें, और इसमें यहाँ 100 ml में हम निशान भी लगा देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच शुगर डाल दीजिए या सॉल्ट डाल दीजिए, चाहे सॉल्ट या शुगर हम इसमें डाल देते हैं और किसी रॉड से एक रॉड डाल करके इसमें इसको हिला देते हैं। इसको शेक वेल इसको बढ़िया से इसमें घोल लेते हैं। तो देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं ये इसमें पूरे घुल गए, ये एक सॉल्यूशन बन गया। तो इस एक्टिविटी से हम ये देखते हैं कि जो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं ये अन्य छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हुए और जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स था, जो वाटर के पार्टिकल्स थे, उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस था उसके बीच में वो चले गए। तो इस एक्टिविटी से हम कह सकते हैं कि मैटर
मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स फर्स्ट। और कह सकते हैं हम कि वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स, क्योंकि जब पानी में ये घुल गया तो पानी में घुलने के बाद कहाँ चला गया, वो डिसअपीयर हो गया। जो भी सॉल्ट आपने डाला और या जो भी आपने शुगर डाला वो उसके पार्टिकल्स कहाँ चले गए, तो उसके पार्टिकल ये वाटर के दो पार्टिकल्स के बीच में चले गए, वाटर के दो पार्टिकल्स के बीच में चले गए। इसका मतलब हुआ कि वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में खाली स्थान होता है। थर्ड पॉइंट इज पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। इसको देखते हैं, पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। पार्टिकल्स जो होते हैं ये कॉन्टिन्यूअस मोशन में रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। इसे हम बहुत आसान से एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। आप कमरे में इत्र की शीशी खोल दीजिए। इत्र की शीशी खोल देंगे तो आपको थोड़ी देर में पूरे कमरे में उसका सुगंध फैलने लगता है। या जैसे अगरबत्ती आप जलाते हैं, तो अगरबत्ती जो आप जलाते हैं कुछ देर के बाद वो पूरे कमरे में फैलने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगरबत्ती का कण हुआ, पार्टिकल हुआ, वो पूरे कमरे में फैल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि वो कंटिन्यूअस मोशन कर रहा है, इसी मोशन के द्वारा वो फैल रहा है। आइए इसको एक और एक्टिविटी से देखते हैं। एक बीकर लीजिए और इस बीकर में आप वाटर ले लीजिए, पानी ले लीजिए और एक ड्रॉपर की सहायता से इसमें इंक डाल दीजिए। ये इंक डाल दीजिए। हम देखते हैं चाहे ब्लू कलर का इंक हो चाहे रेड कलर का इंक हो, कोई भी कलर का आप इसमें इंक डाल दीजिए। तो जैसे मान लीजिए हमने ब्लू कलर का इसमें इंक डाला, तो हम ये देखेंगे कि पानी में जो ब्लू कलर का इंक है ये धीरे धीरे ऐसे इसमें फैलता है। ये धीरे धीरे इसमें ब्लू कलर का इंक पानी में फैलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पानी है वो धीरे धीरे नीला हो गया। तो नीला होना ये क्या बता रहा है कि पार्टिकल जो कलर के हैं, चाहे रेड कलर आपने डाला है या ब्लू कलर डाला है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये जो वाटर पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं उनके साथ ये पूरे वाटर में ये फैल रहे हैं। तो पूरे वाटर में फैलने के कारण हम इसको कह सकते हैं कि पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, ये हमेशा गति में रहते हैं। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है। कणों के बीच आकर्षण बल होता है, इसको हम आसानी के साथ इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं। जैसे आप नल की टोटी ले लीजिए, नल की टोटी है और पानी गिर रहा है। लेट अस सपोज कि ये आपकी टोटी है और इससे ये ऐसे पानी गिर रहा है और यहाँ बीच में आप अपनी अंगुली लगा दीजिए। तो अंगुली लगा देंगे तो पानी दो भागों में बंट जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि आगे ये पानी फिर एक साथ मिल जाता है बहुत आसानी के साथ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पानी है वो अपने अट्रैक्शन फोर्स के कारण फिर इस तरह से मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कणों के बीच ये आकर्षण बल लगता है। यहाँ दो क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज डिफाइन मैटर। मैटर के बारे में आप जानते हैं, क्या है मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड इट्स फेल्ट बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर। हम इसे मैटर कहते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जो भी आपको समझ में आ रहा है उसका नोट्स बना लीजिए और क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आंसर भी आप नोट करते रहिए। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स इफ़ यू पुट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर। क्या होगा यदि आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डाल दीजिए।
तो यदि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हम पानी में डाल देते हैं तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो है ये पानी में घुल जाता है। इसका मतलब हुआ कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है इनका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इनका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है और ये मूव करते रहते हैं उस पूरे वाटर में कंटिन्यूसली और धीरे धीरे ये पूरे वाटर में मिक्स हो जाते हैं और इस तरह से धीरे धीरे हम देखते हैं कि पूरा वाटर ये नीला हो जाता है। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, इफ़ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल are added to water, if copper sulfate crystal are added to water, it is called hydrated copper sulfate. It is called hydrated copper sulfate solution. If copper sulfate crystal are added to water, then the particle of copper sulfate crystal loss attraction and then started moving continuously and get mixed up with water. Hence the water color change and it will be blue. Next we are discussing about state of matter. State of matter, basic concept of state of matter. There are 3 state of matter, लेकिन 2 अन्य state of matter हैं, वो है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस तरह से 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं। ये 2 आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट। जो कणों का अरेंजमेंट होता है उस कणों के अरेंजमेंट के आधार पर हम ये जो आपके 5 तरह के स्टेट ऑफ मैटर हैं इस पर डिस्कशन करेंगे। बेस्ड अपॉन एनर्जी पार्टिकल्स, ये इनके पार्टिकल्स के जो एनर्जी है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बेस्ड अपॉन डिस्कस बिटवीन पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के बीच जो दूरी है, एक स्टेट में जो पार्टिकल्स के बीच दूरी है उनके बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे। इन पॉइंट पर हम बेसिक क्लासिफिकेशन देंगे इस तरह से। फिर हम देखते हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर है ये 5 है। 5 स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं? ये जो मैटर है ये आपके 5 तरह के हैं। कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 5 तरह के आपके स्टेट ऑफ मैटर। अब एक एक पर हम डिस्कशन करते हैं। इस 5 में सबसे महत्वपूर्ण हमारे 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम ये देखते हैं, यहाँ जो फिगर बनाया गया है ये इनके अरेंजमेंट के आधार पर बनाया गया है। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत नज़दीक नज़दीक आपको दिख रहे हैं, ये आपके सॉलिड हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स इनसे कुछ दूर दूर दिख रहे हैं, ये आपके लिक्विड हैं। और गैस के पार्टिकल्स ये बहुत दूर दिख रहे हैं, ये आपके गैस हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक पर डिस्कशन करते हैं, सॉलिड पर, फिर लिक्विड पर और फिर गैस पर, और फिर हम इनको एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड पर डिस्कस करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स क्या हैं। आइए देखते हैं। सॉलिड, फिक्स्ड स्पेस एंड डेफिनेट वॉल्यूम। क्या है? इसका जो स्पेस है, आकार जो है ये निश्चित होता है, डेफिनेट वॉल्यूम और इसका आयतन भी निश्चित होता है। सॉलिड का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्यों होता है दोनों निश्चित?
शेप और वॉल्यूम दोनों इसलिए निश्चित होता है क्योंकि इन कणों के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, जिससे इनका अरेंजमेंट ये फिक्स्ड होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। इन कणों के बीच देखते हैं भी, इन कणों के बीच दूरियां बहुत कम हैं। इन कणों के बीच दूरियां क्या हैं? बहुत कम हैं। इनकम्प्रेसिबल। जब इन कणों के बीच दूरियां कम हैं तो हम इनको दबा नहीं सकते, इनको आसानी के साथ हम दबा नहीं सकते, ये इनकम्प्रेसिबल है। हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़। इनकी डेंसिटी जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी जो होती है ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम देखते हैं जब पार्टिकल्स कम वॉल्यूम में ज़्यादा होंगे तो इनका मास ज़्यादा होगा। इस तरह से इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? ये हाई हो जाती है। डेंसिटी हाई हो जाने के कारण ये डिफ्यूज़ नहीं होते, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए ये कण बाहर नहीं जा सकते, ये डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रंग। हमने अभी बताया कि ये कण बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए इनमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। और जो कण होते हैं वो बहुत दृढ़ता के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये सॉलिड था। इसी तरह से हम लिक्विड पर डिस्कस करते हैं कि लिक्विड क्या होते हैं। आइए देखते हैं। नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। चूँकि इनके बीच की दूरियां आप देख रहे हैं ना, इन पार्टिकल्स के बीच जो गैप है वो सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लॉन्गर। ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने के कारण ये अट्रैक्शन फोर्स जो है ये कम हो गया। अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण नॉट फिक्स्ड शेप, इनका शेप जो है ये फिक्स्ड नहीं होता है, बट फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन इतना भी इनका अट्रैक्शन फोर्स कम नहीं है कि ये बहुत दूर दूर तक चले जाएं, इसलिए वॉल्यूम इनका फिक्स्ड होता है। तो लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड वे होते हैं जिनका शेप ये फिक्स्ड नहीं होता है, जिस भी बर्तन में ये रखे जाएंगे उसी का आकार ले लेते हैं, लेकिन इनका वॉल्यूम ये फिक्स्ड होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लॉन्गर। और जो इनके पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस होता है वो ठोस से ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। द्रवों को भी हम इनकम्प्रेस कर सकते हैं, मतलब दबा नहीं सकते हैं, बहुत आसानी के साथ दबा नहीं सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम गुब्बारे में तो पानी भर लेते हैं, उसको बहुत आसानी के साथ दबा लेते हैं, या गिलास में पानी रख दिए, हम जहाँ चाहें वहाँ उसको हिला सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो ये मूविंग ऑफ पार्टिकल्स को बताता है। पार्टिकल्स उसके मूव करते हैं, लेकिन इनकम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं आप। इनकम्प्रेस मतलब कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कैसे? इसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जैसे आप एक ये पिस्टन ले लीजिए, जैसे आप पिचकारी लेते हैं, पिचकारी का ये जो जेट है, इस जेट पे आप अपनी अंगुली लगा दीजिए, यहाँ अपनी अंगुली लगा दीजिए, और यहाँ जो पिस्टन है यहाँ इसमें पानी भर लीजिए और पिस्टन को दबाइए और जेट पे आप सिर्फ अंगुली लगाइए। क्या आप इस पिस्टन को दबा पा रहे हैं? तो हम इसको आसानी के साथ दबा नहीं पाते हैं, जबकि हमने जेट पर सिर्फ क्या है? अंगुली लगाई है। तो सिर्फ अंगुली लगाने पर भी हम इसको दबा नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है। डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड एंड डिफ्यूज़। इसकी डेंसिटी, चूँकि हम जानते हैं कि पार्टिकल्स जो है ये सॉलिड से थोड़ा दूर दूर रहते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या हो गई? ये लोअर हो गई, डेंसिटी इसकी कम हो गई। डेंसिटी कम होने के कारण ये थोड़ा सा डिफ्यूज़ भी हो जाते हैं। डिफ्यूज़ होने का मतलब हुआ कि एक दूसरे से अणु इसके दूर चले जाते हैं, दूसरे उसमें चले जा सकते हैं। फिर देखते हैं इनर पार्टिकल
force of attraction are weaker than solid. Inner particle space जो इनका अंतराणुक आकर्षण बल होता है ये सॉलिड से कम होता है. अट्रैक्शन जो है ये सॉलिड से वीकर होता है, सॉलिड से कम होता है. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक, और जो इनके अणु होते हैं वो एक दूसरे से ठोस की अपेक्षा कम दृढ़ता से बंधे होते हैं. अब हम लोग डिस्कस करते हैं गैस पे. गैस जो होता है आप देख रहे हैं कि गैस के जो अणु हैं वो बहुत दूर दूर हैं. क्या हुआ? लिक्विड से भी ज़्यादा दूर हैं. ये इनके बीच का जो गैप है वो लिक्विड से भी ज़्यादा है. लिक्विड से भी बहुत ज़्यादा गैप होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स जो है इनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो और भी लेस हो गया, बहुत कम. यूँ मान सकते हैं कि बिल्कुल नगण्य हो गया, बिल्कुल नथिंग हो गया. तो हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो शेप होता है और जो वॉल्यूम होता है ये दोनों ही फिक्स्ड नहीं होता है. नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम. ना तो शेप ही फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम ही फिक्स्ड होता है. क्यों? क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है और इनके बीच अट्रैक्शन ये बिल्कुल नगण्य होता है, बिल्कुल न्यून होता है, शून्य होता है, यूँ मान सकते हैं. और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अपने सतह को भी छोड़ करके इधर उधर उड़ सकते हैं, जा सकते हैं. इसीलिए ना तो इनका शेप निश्चित होता है और ना ही इनका वॉल्यूम निश्चित होता है. नेक्स्ट देखते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्ज. ये हमने बताया आपको कि इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होता है ये दूर होता है, अणु इनके बहुत दूर दूर होते हैं और इसीलिए हम इनको बहुत आसानी के साथ दबा सकते हैं. हाईली कंप्रेसिबल, बहुत आसानी के साथ हम इसको दबा सकते हैं. दूरियां इनकी बहुत ज़्यादा हैं इसलिए हम आसानी के साथ इनकी दूरियों को कम कर सकते हैं. तो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं. चूँकि इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं इसलिए वॉल्यूम में इनके कम ही पार्टिकल्स आ पाते हैं, तो मास इनका कम हो गया उस वॉल्यूम में, इसलिए डेंसिटी इसकी लीस्ट हो गई. सबसे कम डेंसिटी होती है और इसीलिए इनका डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा होता है. नेक्स्ट देखते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीकेस्ट. इंटर पार्टिकल फोर्स अंतराणुक जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? वीक होता है. जो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत ही कम होता है. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री ऑफ मूविंग अबाउट. जो पार्टिकल्स होते हैं ये इधर उधर मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं. तो एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैस इनको एक साथ हम लोग डिस्कस करते हैं. एक साथ डिस्कस करने के लिए देखते हैं इनका कंपैरिजन करते हैं. क्या है? सॉलिड फिक्स्ड शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम. लिक्विड नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम. नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम. तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने देखा. क्या है फर्स्ट पॉइंट हमारा? ठोस के लिए आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है. द्रव के लिए आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है. और गैस के लिए ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है. सेकेंड पॉइंट देखते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट. इनके अणुओं के बीच, सॉलिड के जो अणुओं के बीच की दूरी है ये बहुत कम होती है. इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लॉन्गर. लिक्विड के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है ये ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है. और गैस के अणुओं के बीच इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट. गैस के अणुओं के बीच जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है ये सबसे ज़्यादा होता है. सॉलिड ये इनकम्प्रेसिबल हैं, इनको हम दबा नहीं सकते. ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, जो लिक्विड जो होते हैं ये भी लगभग नहीं दबाए जा सकते. लेकिन जो गैस होते हैं ये हाईली कंप्रेसिबल हैं, इनको बहुत हम ज़बरदस्ती बहुत आसानी के साथ है ना ज़्यादा से ज़्यादा दबा सकते हैं, हाईली कंप्रेसिबल हैं.
अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़। जो सॉलिड होते हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और इनको हम डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, मतलब इनके अणु अपने सॉलिड पार्टिकल्स को छोड़ के दूर दूर नहीं जा सकते। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, इसकी डेंसिटी ये लो होती है और एंड डिफ्यूज़, और इसका जो डिफ्यूज़न होता है ये कुछ सॉलिड से ज़्यादा होता है। गैस में देखते हैं डेंसिटी इज़ लीस्ट, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, एंड डिफ्यूज़, और द्रव की तरह ये भी डिफ्यूज़ हो सकता है, इनमें भी डिफ्यूज़न होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्गेस्ट। अंतरा परमाणुक बल जो आकर्षण बल होता है ये ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्गेस्ट। और लिक्विड में देखते हैं कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड, ये सॉलिड से कम होता है। अंतरा परमाणुक आकर्षण बल ये लिक्विड में सॉलिड से कम होता है। और गैस में देखते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, सबसे कमज़ोर होता है, मतलब बहुत कम होता है, नथिंग होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक, जो अणु होते हैं ये बहुत दृढ़ता के साथ बंधे होते हैं, किसमें, सॉलिड में। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, यहाँ लिक्विड में ये लेस क्लोजली पैक होते हैं, मतलब सॉलिड की तरह दृढ़ता से नहीं बंधे होते लेकिन एक दूसरे से बंधे होते हैं। लेकिन गैस में क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट, ये पूरा फ्री होते हैं क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नथिंग होता है, इसलिए ये फ्री होते हैं मूव करने के लिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज एन आयनाइज्ड गैस। ए प्लाज्मा इज a very good conductor of electricity and affected by magnetic field. Plasma like gases have an indefinite space and indefinite volume. For example, ionized gas. प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा गैस का एक आयनाइज्ड स्टेट होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में अपना प्रभाव देता है। प्लाज्मा ये गैस के शेप और उसके वॉल्यूम इस पर ये निर्भर करता है। आयनाइज्ड गैस ये इसके एग्जाम्पल हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे जो ट्यूब आप देखते हैं, इलेक्ट्रिक ट्यूब में जो वेपर होता है वो मरकरी वेपर होता है। जो मरकरी वेपर होता है सफ़ेद रंग का जलता है, तो मरकरी की जो वेपर होते हैं वे आयनाइज्ड हो जाते हैं और आयनाइज्ड हो करके वो हमको प्रकाश देते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो जाते हैं। वो जो स्टेट होता है इसको हम, इस स्टेट को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ये जो स्टेट होता है ये क्या कहलाता है, प्लाज्मा। और जो पांचवा स्टेट है इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ये भी आपके कोर्स में नहीं है, थोड़ा सा हम इसमें जान लेते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज ए स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन राइज एट वेरी लो टेम्परेचर। बहुत कम ताप पर ये स्टेट ऑफ मैटर ये उत्पन्न होता है। द साइंटिस्ट हु वर्कड विथ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट received a Nobel Prize for their work in 1995। 1995 में बोस आइंस्टीन के इस खोज के लिए
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इस स्टेट ऑफ मैटर के लिए 1995 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर देखते हैं कि द बी सी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज ऑल अबाउट molecules that are really close to each other, even closer than almost in a solid। ये solid से भी closer हो सकते हैं। तो ये जो होता है बहुत कम ताप पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए और बहुत कम टेम्परेचर पर जब हम प्रेशर लगा करके और इनको हम कंडेंस्ड कर दें तो इसी स्टेट को हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पांचवा स्टेट ऑफ मैटर था। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। थोड़ा सा इनके सॉलिड के प्रॉपर्टी के बारे में फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कर ही लिया है, थोड़ा सा देखते हैं। सॉलिड हैव ए डेफिनिट शेप एंड ए डेफिनिट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू प्लेसेस। सॉलिड के जो शेप और साइज़ होते हैं, जो वॉल्यूम होते हैं, ये निश्चित होते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बंधे होते हैं। Solid do not flow easily because the particle cannot move solid past one another, slide past one another। सॉलिड जो है पार्टिकल्स ये मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से बंधे होते हैं, इसलिए ये मूव नहीं कर सकते हैं। सॉलिड और नॉट ईजली कंप्रेसिबल। सॉलिड को हम आसानी के साथ दबा नहीं सकते हैं बिकॉज देयर आर लिटिल फोर्स स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच बहुत ही कम स्पेस होता है। इनके पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत कम होता है। अब फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किस पे, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। उसी तरह से liquids are not easily compressible and have a definite volume because there is a little free space between particles। देखते हैं कि liquid are not easily compressible। liquid को भी हम आसानी के साथ दबा नहीं सकते हैं। have a definite volume, इनका वॉल्यूम निश्चित होता है because क्योंकि देयर इज़ ए लिटिल फ्री स्पेस, क्योंकि इनके बीच थोड़ा खाली स्थान होता है, इसलिए हम इनको दबा सकते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड्स हैव एन आइडेंटिफाइड शेप बिकॉज द पार्टिकल्स कैन लाइड पास्ट एंड अदर, कैन स्लाइड पास्ट एंड अदर। ये देखते हैं कि लिक्विड जो है वो आइडेंटिफाई शेप होता है, इनका शेप जो है वो इन आइडेंटिफाई होता है, ये निश्चित नहीं होता है। क्यों निश्चित नहीं होता है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है, ये एक दूसरे से इसलिए फिसल जाते हैं, सरक जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं। लिक्विड फ्लो ईजली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। वो एक दूसरे से खिसक जाते हैं, इसलिए ये मूव कर जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ये देखते हैं, गैस आर इजली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। जो गैस होते हैं इनको बहुत आसानी के साथ हम दबा सकते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस होता है ये बहुत अधिक होता है, इसलिए ये बहुत आसानी के साथ
दबाए जा सकते हैं। गैसेस फ्लो फ्री गैसेस फ्लो वेरी easily because the particles randomly move past an other। गैस जो है बहुत आसानी के साथ फ्लो कर सकते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स ये एक दूसरे से बहुत तेज़ी के साथ मूव करते हैं। गैस हैव इनआइडेंटिफाई शेप एंड इनआइडेंटिफाई वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव फास्ट पास्ट वन अनदर। जो गैस का जो स्टेट होता है इसका ना तो शेप ये फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, दोनों ही निश्चित नहीं होता है क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत तेज़ी के साथ दूर हटते हैं और मूव करते हैं। ये आपका प्लाज्मा का और बोस आइंस्टीन का है, ये आपको इवेल्यूटिव नहीं है। ये प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। प्लाज्मा हैव आइडेंटिफाई शेप एंड indefinite volume because the particle can move past one another। particle have an identified shape इनका होता है और इनआइडेंटिफाई वॉल्यूम होता है। मतलब शेप इनका आइडेंटिफाई रहता है और वॉल्यूम आइडेंटिफाई होता है, दोनों ही निश्चित होता है क्योंकि इनकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत मूव नहीं करते हैं। बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर, एक दूसरे से मूव करते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये कुछ क्लियर नहीं हुआ। प्लाज्मा हैव एन indefinite space and indefinite volume because the particles can move past one another। जो पार्टिकल्स होते हैं प्लाज्मा के, इनका न तो शेप निश्चित होता है और न ही वॉल्यूम निश्चित होता है। यहाँ देखते हैं प्लाज्मा आर इजली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। प्लाज्मा के जो कण होते हैं इनको बहुत आसानी के साथ हम दबा सकते हैं क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, ये भी गैसेस स्टेट की ही तरह हैं। प्लाज्मा आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ आयन। ये आयनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए प्लाज्मा जो है ये विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक हो सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में भी ये प्रभाव अपना देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पार्टिकल्स आर लेस एनर्जेटिक देन सॉलिड बिकॉज एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। पार्टिकल्स आर लो एनर्जेटिक, इनकी एनर्जी कम होती है देन सॉलिड की अपेक्षा, बिकॉज क्योंकि एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि इनका ताप बहुत ही कम होता है, बहुत कम ताप पे ये स्टेट मिलता है, इसलिए सॉलिड की अपेक्षा इनकी एनर्जी बहुत कम होती है। ये देखते हैं पार्टिकल्स आर लाइटली indistinguish because they are locked into same space। पार्टिकल्स जो है ये लाइटली इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं क्योंकि ये लॉक्ड होते हैं एक निश्चित शेप में, एक निश्चित आकार में ये बंधे हुए होते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सो सुपर फ्लूटी बिकॉज पार्टिकल्स कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन। ये एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें बिना फ्रिक्शन के पार्टिकल्स ये मूव कर सकते हैं। पार्टिकल्स एक जो है ये विदाउट फ्रिक्शन ये मूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, इस सब्सटेंस हैज़ डेफिनिट वॉल्यूम बट
नो डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम है लेकिन नो डेफिनिट शेप है, शेप इसका निश्चित नहीं है। स्टेट वेदर दिस सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो क्या है आपका, ए सब्सटेंस हैज़ डेफिनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है, ये निश्चित है। बट नॉट डेफिनिट शेप, लेकिन शेप इसका निश्चित नहीं है। नो डेफिनिट शेप, आकार इसका निश्चित नहीं है। आकार किसका निश्चित नहीं होता है, स्टेट वेदर दिस सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये क्या है आपका, लिक्विड है। ये क्या है आपका, ये लिक्विड है। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, मिल्क, सॉल्ट, ऑक्सीजन। तो ये क्या करना है आपको, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस, इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स, फोर्स के बढ़ते हुए क्रम में आपको इंक्रीज करना है पार्टिकल्स के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। कौन कौन से हैं, मिल्क है, सॉल्ट है और ऑक्सीजन है। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, ऑक्सीजन में, ये आपके ऑक्सीजन में सबसे कम होगा। ऑक्सीजन के बाद क्या होगा, उससे ज़्यादा आपका लिक्विड फॉर्म होगा। लिक्विड फॉर्म में आपका क्या है, मिल्क है, आपका मिल्क हो गया, और फिर आपका क्या हो गया, साल्ट हो गया। तो ये साल्ट है, ये आपका सबसे बाद में, सबसे का इंक्रीज फॉर्म हो गया आपका, सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर मिल्क और फिर साल्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सब्सटेंस हैज़ आइदर ए फिक्स्ड शेप, नहीं, नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो उसका शेप फिक्स्ड है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है। स्टेट वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, व्हाट विल इट इज, ये क्या होगा, ये गैस है। ये आपका स्टेट कौन सा है, ये गैस है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज बिलो द रूम टेम्परेचर, प्रेडिक्ट इट इज इट्स फिजिकल स्टेट, इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा। ये सब्सटेंस क्या है, रूम टेम्परेचर, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज बिलो द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बिलो है, रूम टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट बिलो है। ये क्या होगा आपका, ये गैस होगा, गैसेस स्टेट होगा, ये आपका गैस होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में इंटरचेंजिंग देखते हैं कि मैटर्स जो हैं हमारे, ये कैसे इंटरचेंज होते हैं। मैटर्स कैन चेंज इट स्टेट, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, पानी जो है ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर में है। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में हम देखते हैं पानी को क्या कहते हैं, आइस, लिक्विड में हम इसको क्या कहते हैं, वाटर, और गैस में हम इसको क्या कहते हैं, वेपर। तो आइए थोड़ा सा इनको हम जान लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये किस तरह से इंटरचेंज होते हैं। तो देखिए, ये आपका है, मान लेते हैं वाटर, पानी है, ये लिक्विड फॉर्म है, ये वाटर है आपका। जब हम पानी को और ठंडा कर देते हैं, तो जब पानी को ठंडा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाता है। और पानी का जो सॉलिड रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, आइस कहते हैं, ये आपका आइस हो गया। और हम क्या कर रहे हैं, इसको कूल कर दे रहे हैं, ठंडा कर दे रहे हैं। हमने पानी को और ठंडा किया तो ये कूल हो गया, और कूल होने के बाद क्या बन गया आपका, आइस बन गया। अच्छा, अब पानी से और बर्फ़ का बनना, ये आपका कौन सा स्टेट है,
ये आपका लिक्विड स्टेट है और ये आपका कौन सा स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। तो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना, फ्रीज होना हो गया, ये कहलाता है फ्रीजिंग। क्या कहलाता है, फ्रीजिंग। और इसी तरह से यदि हम आइस को हीट कर दें, अभी आइस को अगर हम हीट कर दें तो हीट करेंगे तो ये आइस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। तो आइस से, आइस क्या है आपका, सॉलिड, और वाटर क्या है, लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना ये क्या कहलाता है आपका, मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना ये कहलाता है आपका मेल्टिंग। फिर आइए हम देखते हैं कि अगर हम पानी को और गर्म कर दें, तो जब हम पानी को गर्म करेंगे, यहाँ हीट कर दें इसको, पानी को जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पर ये पानी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वेपर हो जाएगा, वाष्प हो जाएगा, और ये गैसियस स्टेट है आपका। कौन सा स्टेट है आपका, गैसियस स्टेट है। तो ये वेपोरेशन कहलाता है। और जब एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर होता है, जब उस लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब हम इसको बॉइलिंग भी कहते हैं। और जिस निश्चित टेम्परेचर पे ये होता है, जिस फिक्स टेम्परेचर पे होता है, वो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कहलाता है। और वेपर को अगर हम कूल कर दें, इसको अगर हम ठंडा कर दें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेपर, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। नहीं, वेपर से और लिक्विड में कन्वर्ट होना ये कहलाता है कंडेंसेशन। अब ये नेक्स्ट था आपका सब्लिमेशन। ये अभी हम सब्लिमेशन जानेंगे कि सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होना क्या होगा, सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होना, ये सब्लिमेशन कहलाएगा। तो अगला हम आपको बताएंगे। तो एक बार हम फिर इसको जान लेते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में ये कन्वर्ट हो रहा है, ये मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये फ्रीजिंग, और वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये वेपोराइजेशन या बॉइलिंग, और वेपर से ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है कूल करने पर, ये क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। और अगर हम सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट करते हैं तो ये कहलाता है सब्लिमेशन। आइए देखते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। देखिए, सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्ट इनटू वेपर ऑफ हीटिंग। गर्म करने पर सीधे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपर में। वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। और ठंडा अगर कर दिया जाए तो ये फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह का जो कन्वर्जन होता है, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में बदलना, ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या है हमारा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर जिसे आप कपूर कहते हैं, और आयोडीन है। आयोडीन है, कैम्फर है, और अमोनियम क्लोराइड है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसे देखते हैं। द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग इज सॉलिड varies depending on the nature of the solid and the condition required in bring the change. The temperature effect of heating of a solid, किसी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, ये उस सॉलिड के नेचर पर निर्भर करता है, एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चेंज, और जो कंडीशन है वो किस तरह से चेंज होता है, मतलब किस तरह का कंडीशन है, ये इस पर निर्भर करता है।
ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ये देखते हैं कि ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर द सॉलिड the kinetic energy of particle increases with overcomes the force of attraction between the particles, thereby solid melt and convert to liquid। क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण ये है सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी ये इंक्रीज होती है और इंक्रीज होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कम हो जाता है। इसका मतलब कि पार्टिकल ये सॉलिड में मूव करने लगते हैं और जब पार्टिकल ये सॉलिड में मूव करने लगते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। द टेम्परेचर, नेक्स्ट पॉइंट, the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point। melting point क्या है कि वह ताप which a solid melts, जिस पर एक सॉलिड ये गलता है, मेल्ट होता है, becomes a liquid at atmospheric pressure, वायुमंडलीय दाब पर। तो वायुमंडलीय दाब पर जब कोई भी ठोस ये द्रव में बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। जो पानी का मेल्टिंग पॉइंट होता है, पानी का सॉलिड फॉर्म हो गया आइस, तो हम कह सकते हैं जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है उसे हम लिखते हैं क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लिख सकते हैं 273.16 केल्विन। केल्विन में हम क्या लिखेंगे, 273.16 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, the process of melting, that is change the solid into liquid state, is also known as fusion। the process of melting, that is change the solid state into liquid state, सॉलिड स्टेट से और लिक्विड स्टेट में जो चेंज होना है इसे भी हम फ्यूज़न कहते हैं। ये फ्यूज़न की घटना होती है। अगला देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर ये कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर के इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर। मतलब प्रेशर का भी स्टेट ऑफ मैटर के चेंजिंग पर प्रभाव पड़ता है। अप्लाइंग प्रेशर, दाब बढ़ाने पर, एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, और ताप को कम करने पर, कैन लिक्विफाई गैस, गैस को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं। क्या करके, आप देख सकते हैं, वेरी इंटरेस्टेड, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, दाब को बढ़ा करके और टेम्परेचर को कम करके हम किसको, गैस को लिक्विफाइड कर सकते हैं। गैस को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं, गैस को द्रवित कर सकते हैं टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को बढ़ा करके। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हायर प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड gets converted directly to gas state on decrease of pressure of 1 atmosphere without coming into liquid state। That is reason that solid carbon dioxide also known as dry ice। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर लगा करके और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, सीधे। कैसे, गैसियस स्टेट से इसको डायरेक्टली हम 1 एटमॉस्फेयर पर
प्रेशर पर इसको हम विदाउट कमिंग लिक्विड, बिना द्रव अवस्था में बदले, हम इसको सीधे किस में बदल सकते हैं, सॉलिड में। मतलब गैसियस स्टेट से हम सीधे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट से। ये गैसियस स्टेट है और गैसियस स्टेट से हम किस में, सीधे सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। दिस इज द रीज़न, और यही कारण है इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हम कहते हैं, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है, ये ड्राई आइस कहलाता है। आइए देखते हैं कि लेटेंट हीट क्या होता है। व्हाट इज लेटेंट हीट? द हिडन हीट विच breaks the force of attraction between the molecules during change of state, the hidden heat। hidden heat समझते हैं, ये छिपा हुआ ऊष्मा क्या होता है, hidden heat। जैसे जब हम आइस को, ये आइस है आपका, आइस को कन्वर्ट करते हैं किसमें, लिक्विड में, वाटर में, तो हम इसको हीट एनर्जी देते हैं। ये हमने इसको हीट एनर्जी दिया, इसको हमने गर्म किया। लेकिन हम देखते हैं कि जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है उस समय दोनों का ही टेम्परेचर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आपका आइस भी है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आपका वाटर भी है जब ये कन्वर्ट हो रहा है। तो जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं, जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, वो कहाँ चला गया, वो कहाँ गया, सिर्फ इस स्टेट को बदलने में चला गया। मतलब ये सॉलिड स्टेट से ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने में चला गया। इसलिए इस ऊष्मा को तो हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये छुपा हुआ है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, द हिडन हीट। यही हिडन हीट जो है ये लेटेंट हीट कहलाता है। विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगा, उसको कम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, और इस तरह से ये स्टेट को चेंज कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। ये है हमारा फ्यूज़न और वेपोराइजेशन। फ्यूज़न क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में अगर बदलना है तो ये एक तरह का फ्यूज़न हुआ। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड ऑफ गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसके बॉइलिंग पॉइंट पर हीट एनर्जी रिक्वायर्स, जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन। मतलब फ्यूज़न हम कह सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना फ्यूज़न हो गया, और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना ये वेपोराइजेशन हो गया। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid or gas। Thus we can say that, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर, दाब और ताप, डिटरमाइन निर्धारित करते हैं द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की अवस्था को, पदार्थ की अवस्था को ये निर्धारित करते हैं। वेदर, जबकि इट विल बी, ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, इसका निर्धारण कौन करते हैं, ये प्रेशर और टेम्परेचर कहते हैं। नाउ लेट अस क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज प्रेशर।
प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, आइए देखते हैं। सॉरी, प्रेशर नहीं, वेपर। व्हाट इज़ वेपर, वेपर क्या होता है, तो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, आप इसको अपने नोटबुक में भी नोट कर लेंगे। वेपर जो है, आप जानते हैं कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, पानी के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और यह गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है और इसी को हम वेपर कहते हैं। हम कह सकते हैं कि वेपर इज़ ए सब्सटेंस इन द गैस फेज of solid or liquid at a temperature lower than its critical temperature. Vapor is a substance, vapor एक पदार्थ है, it is the gas phase, ये गैस ये अवस्था में है, सॉलिड और लिक्विड का मतलब ठोस और द्रव का ये गैसीय रूप है, एट द टेम्परेचर ऑफ लोअर देन इट क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ताप पर। तो वेपर इज ए सब्सटेंस इन द गैस फेज ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड एट द टेम्परेचर ऑफ लोअर देन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द टेम्परेचर at which the solid and liquid state of substance can exist together. Name the temperature at which, हमें वो टेम्परेचर बताना है जिस पे क्या हो, सॉलिड और लिक्विड स्टेट सब्सटेंस एग्जिस्ट टुगेदर, ये एक साथ हो, एक साथ सॉलिड भी हो और लिक्विड भी हो। तो सॉलिड और लिक्विड कब होता है, ये इसके मेल्टिंग पॉइंट पर होता है। किस पे, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, इसको हम लिख सकते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या प्रभाव है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो देखते हैं, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे ये प्रेशर है और प्रेशर क्या करे, इंक्रीज करे। व्हेन प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स हायर, आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ेगा। मतलब प्रेशर इंक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। एंड व्हेन प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स लोअर, और जब हम प्रेशर को कम करते हैं, प्रेशर जब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। आप लिख सकते हैं, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स हायर, व्हेन atmospheric pressure decreases the boiling point becomes lower. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेम एनी टू सब्सटेंस विच सब्लिमिम, ये आपके दो ऐसे उदाहरण जो कि सब्लिमेशन को व्यक्त करते हैं, सब्लिमेट हों, कौन कौन से हैं, ये आपके हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैम्फर, आयोडीन, इस तरह का हमने एग्जाम्पल पढ़ा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन जो होता है ये द कन्वर्सन ऑफ वेपर और गैस इनटू लिक्विड, द कन्वर्सन ऑफ वेपर और गैस इनटू लिक्विड, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये देखते हैं, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, फॉर एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ के लिए
वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट बदलता है। ये चेंज ऑफ स्टेट के लिए जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट क्यों होता है, इसको देखते हैं हम लोग। द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस remains constant during the change of state because the heat energy supplies is used up in changing the state of matter, and also this heat energy is used for breaking the several bonds of attraction forces. This heat which does not raise the temperature on the body is called latent heat। क्या हम कह सकते हैं कि the temperature of any substance, किसी भी पदार्थ का जो ताप है रिमेन कांस्टेंट, ये निश्चित होता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन के साथ, बिकॉज द हीट एनर्जी, क्योंकि जो हीट एनर्जी होता है सप्लाइड, जो दिया जाता है हीट एनर्जी, इज़ यूज्ड अप चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, ये अवस्था को परिवर्तित करने में लग जाता है। एंड आल्सो द हीट एनर्जी इज़ यूज्ड, और ये ऊष्मा ये प्रयोग होता है फॉर ब्रेकिंग द सेवरल बॉन्ड्स ऑफ एट्रैक्टिव फोर्सेस, उन आकर्षण बल से बंधे हुए बांडों को तोड़ने में व्यय हो जाता है। तो इस तरह से जब बॉन्ड टूटेंगे अट्रैक्शन फोर्स के तो ये कमज़ोर होंगे, तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस हीट विच डज नॉट रेज दिस हीट विच डज नॉट रेज द टेम्परेचर, इस हीट एनर्जी से टेम्परेचर क्या होता है ये नहीं बढ़ता है ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का, उस मैटर का, और ये हीट क्या कहलाता है, ये लैटेंट हीट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन क्या होता है और बॉइलिंग क्या होता है, देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते हैं, वो कभी रेस्ट पोजीशन में नहीं आते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, किसी भी गैस का ये दिए गए ताप पर, लिक्विड, सॉलिड और गैस, इन लिक्विड, सॉलिड और गैस के लिए आर पार्टिकल विच डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, किसी दिए हुए ताप पर सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का ये क्या होता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी ये अलग अलग होती है। नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ लिक्विड द ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and get convert into vapor। in the case of liquid, liquid के फॉर्म में a small fraction of particle of a surface, सतह पर जो फ्रैक्शन होता है स्मॉल पार्टिकल का सतह पर, जो लिक्विड का सतह होता है, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, उसको बहुत ज़्यादा ऊष्मा दिया जाता है, हायर काइनेटिक एनर्जी उसको दिया जाता है। एंड गेट कन्वर्ट इनटू वेपर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी ये लिक्विड है तो इस लिक्विड का जो ये लेवल है, इस लेवल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है। ये जैसे ही हीट एनर्जी पाती है या टेम्परेचर इसका बढ़ता है तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये मूव करने लगते हैं, ये मूव कर जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस तरह का जो कन्वर्जन होता है लिक्विड का, ये क्या कहलाता है,
वेपोरेशन, ये वेपोरेशन कहलाता है और ये वेपर कहलाता है। नेक्स्ट इज दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, ये एट एनी टेम्परेचर होगा, किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड का और इनटू वेपर, गैसेस स्टेट मतलब वेपर में, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होगा और कोई भी टेम्परेचर होगा, ये क्या कहलाता है? इवेपोरेशन, वाष्पीकरण कहलाता है। द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। फैक्टर अट्रैक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से मेन फैक्टर हैं इवेपोरेशन के? द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, इंक्रीज करता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करता है? इंक्रीज करता है विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कपड़ा आप सुखाते हैं, तो कपड़े को अगर इकट्ठा करके आप रख दीजिए, ऐसे सिकोड़ के बटोर के और धूप में रख दीजिए, तो क्या वो जल्दी सूखेगा? नहीं। और यदि कपड़े को हम फैला के रखते हैं, उसको स्प्रेड कर देते हैं, उसका एरिया बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाता है? वो जल्दी सूख जाता है। तो इवेपोरेशन ये इंक्रीज़ करता है, किससे? जब हम उसका एरिया बढ़ा देते हैं। एरिया बढ़ने के साथ साथ इवेपोरेशन ये इसका रेट बढ़ जाता है। सेकेंड देखते हैं, with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to get into vapor state। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी तो ये जल्दी जल्दी वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर भी आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वेपर में जल्दी जल्दी कन्वर्ट होते हैं। तो इसका मतलब कि इंक्रीज द टेम्परेचर, ताप बढ़ाने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका बढ़ जाता है। अगला देखते हैं ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का क्या, आर्द्रता क्या होता है? ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर, क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर है, किसमें? वेपर में। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, वायु में जो जलवाष्प के कण होते हैं, वायु में जो जलवाष्प के कण होते हैं, ये क्या कहलाता है? ह्यूमिडिटी। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। ये द एयर अराउंड अस, जो हवा हमारे चारों ओर है, कैन नॉट होल्ड मोर देन डेफिनिट अमाउंट, बहुत ज़्यादा जलवाष्प को नहीं ग्रहण कर सकता है एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा को ग्रहण नहीं कर सकता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन ए एयर ऑलरेडी हाई the rate of evaporation decrease। if the amount of water, अगर पानी की मात्रा in air, वायु में ऑलरेडी हाई, बहुत ज़्यादा हो, मतलब ह्यूमिडिटी ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा हो, the rate of evaporation decrease, तो वाष्पीकरण ये कम हो जाता है। जैसे बरसात के दिनों में क्या होता है? टेम्परेचर भले ही ज़्यादा रहता है, लेकिन क्या होता है? ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, पहले से ही एयर में बरसात के कारण जो वाटर है, जो अमाउंट ऑफ वाटर है, ये अमाउंट ऑफ वाटर पहले से ही ज़्यादा हो जाता है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन ये डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विंड स्पीड का क्या प्रभाव पड़ता है? द हायर द विंड स्पीड the more evaporation। the higher wind speed,
अगर वायु चलती है, वायु तेज़ चलती है तो क्या हो जाता है, इवेपोरेशन बढ़ जाता है। जैसे अगर धूप में हम सिर्फ कपड़ा फैला रहे हैं तो टेम्परेचर के कारण सूखता है, जल्दी सूखता है। लेकिन अगर हवा भी चल रही है, विंड स्पीड भी है उसकी कैसी, हायर है, अगर हवा, जैसे लू के समय में, गर्मी में हम देखते हैं बहुत जल्दी कपड़े सूखते हैं, तो गर्मी में हवा भी चल रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन के कारण जो है ठंड का अनुभव होता है। इवेपोरेशन के कारण हमें ठंड का अनुभव कैसे होता है ये देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ रीजन, द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड, लिक्विड की जो पार्टिकल्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग द रीजन ऑफ द, टू द रीजन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जब जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स ये सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं, ये गैसेज स्टेट में चले जाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग की एनर्जी लॉस हो गई, तो एनर्जी लॉस होने के कारण ही ये इवेपोरेशन होता है। और जब एनर्जी लॉस हो गया तो इसके कारण क्या हो जाता है, जो हमारा सराउंडिंग है ये कूल हो जाता है। जैसे यदि हम पसीना हमको हुआ है गर्मी के दिन में और पंखे के नीचे हम बैठते हैं, तो पंखे के नीचे बैठने पर क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा बढ़ जाता है। जो पसीना हुआ है वो पसीने के अणु हम जल्दी जल्दी बाहर निकलते रहते हैं, और पसीने के अणु जब वेपोराइज्ड हो जा रहे हैं तो हमारे शरीर से और हमारे वातावरण से ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, जिससे हमें ठंड का अनुभव होता है। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन व बॉइलिंग, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है और क्या समानता है इसे थोड़ा सा देखते हैं। बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। वेपर में कन्वर्ट होता है लिक्विड, इसको हम वेपराइजेशन भी कहते हैं। लेकिन जब ये पूरे द्रव में हो रहा हो, क्या हो रहा हो, पूरे द्रव में हो, बल्क होल लिक्विड पूरे द्रव में अगर हो रहा है तो इस तरह का जो कन्वर्जन होता है, इस तरह से जो चेंज होता है लिक्विड का गैस में, इसको हम कहते हैं बॉयलिंग। बॉयलिंग ये किसी फिक्स टेम्परेचर पे होगा, जो फिक्स टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द फिक्स टेम्परेचर एट बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर भी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। सेकंड देखते हैं इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फेनामिना, ये क्या है, ये सरफेस फेनामिना है। और जबकि यहाँ क्या था, ये पूरी होल बॉडी का था, सरफेस फेनामिना है। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन एनफ एनर्जी टू कवर टू ओवरकम द फोर्स हाँ, आइए हम लोग फिर से देखते हैं। इवेपोरेशन हम लोग समझ गए। इवेपोरेशन जो है ये सरफेस फेनामिना है, सरफेस पे होता है। द पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी, जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उनको पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है। टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द लिक्विड ऑफ द चेंज इनटू वेपर स्टेट, और इनको पर्याप्त काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, जिससे ये जो अट्रैक्शन फोर्स इनका प्रेजेंट में है ये उस लिक्विड से वेपर में इनको कन्वर्ट कर देता है। इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है,
विच इज़ द स्लो प्रोसेस, कौन सा स्लो प्रोसेस है, इवेपोरेशन या बॉइलिंग? तो क्या आप बताएंगे? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपका क्या होगा? स्लो प्रोसेस है। इवेपोरेशन जो है ये धीरे धीरे होता है, और बॉइलिंग तो पूरी होल बॉडी में होने लगेगा, पूरा बल्क लिक्विड लिया जाएगा, तो इसलिए वो बहुत तेज़ होगा। और वेपोरेशन जो है ये केवल सरफेस पे, इसलिए बहुत धीरे धीरे होगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन का क्या प्रभाव पड़ता है सरफेस पे? तो हम जानते हैं कि जब हम सरफेस एरिया को जो इंक्रीज़ कर देते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, why are we able to sip hot tea faster than saucer rather than from a cup? जैसे एक कप में है, एक कप में अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप स्लो पी पाते हैं, लेकिन अगर आपने उसी को प्लेट में ले लिया तो प्लेट में उड़ेल करके आप बहुत तेज़ी के साथ पी रहे हैं। इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है ये ज़्यादा हो गया। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होने के कारण इसकी कूलिंग जल्दी हो गई, तो ये जल्दी ठंडा हो गया। इसीलिए हम जो है जल्दी ये सॉसर में ये चाय ठंडा करके पी लेते हैं, और जबकि कप में नहीं। ये पॉइंट 5 देखते हैं, केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। केल्विन और सेल्सियस स्केल के बारे में जानते हैं। केल्विन इज़ ए एसआई यूनिट। ये केल्विन क्या है? ये एसआई यूनिट है ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। केल्विन इज़ ए एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या कह सकते हैं? 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जनरली हम लोग इसको टेक करते हैं 273 केल्विन। 273 केल्विन इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। केल्विन इज़ रिटन इज कैपिटल टी, टेम्परेचर हो गया, और इसकी यूनिट ये के हो गई। टेम्परेचर ये टी हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करने पर हमको केल्विन मिलता है। मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में, जैसे ये डिग्री सेंटीग्रेड है और डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 ये जोड़ दें, इंक्लूड कर दें, ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करने पर ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन में कन्वर्ट होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव साइन। केल्विन का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा पॉजिटिव साइन में होता है। हैंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस। इसलिए सेल्सियस से अच्छा स्केल है। सेल्सियस से अच्छा स्केल केल्विन क्यों है? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव साइन लिया जाता है। एटमॉस्फेयर इज ए यूनिट मेजरिंग प्रेशर exerted by a gas. The SI unit of pressure is पास्कल। जो एटमॉस्फियर है ये भी किसका है? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट ATM से भी हम व्यक्त करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये गैस के प्रेशर को व्यक्त करने वाला यूनिट है, और इसको हम पास्कल भी कहते हैं। ये इसका SI यूनिट क्या है? पास्कल। द SI यूनिट ऑफ गैस इज़ पास्कल। पास्कल जो होता है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के भी इक्वल होता है। एक जो पास्कल होता है
1 पास्कल इज इक्वल्स टू बी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ये इक्वल होता है। नेक्स्ट देखते हैं एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर इज 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5। एक पास्कल या एक एटमॉस्फेयर जो होता है ये 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के इक्वल होता है। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इट इज़ टेकन एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हम ATM से लिखते हैं। जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हम इसको लिखते हैं 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5। इसे हम पास्कल कह सकते हैं, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हम इसको कह सकते हैं। ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये सी लेवल में समुद्र के तल पे लिया जाता है और नॉर्मली हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक मानते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है? तो केल्विन। केल्विन क्या है? SI यूनिट किसका है? केल्विन जो है ये टेम्परेचर का SI यूनिट है। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज रिगार्डेड बेटर स्केल देन सेल्सियस। सेल्सियस से अच्छा स्केल ये क्यों माना जाएगा? तो आप देख रहे हैं कि केल्विन स्केल, ये थर्ड पॉइंट, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव साइन, हैज़ रिकॉर्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस। ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड है कन्वर्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में हमें कन्वर्ट करना है किसको? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो क्या करें? 10 और प्लस 273, इसमें 273 जोड़ दें तो 273 एडिंग करने पर दिस बिकम्स 283 केल्विन। 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये कन्वर्ट होता है